तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी, वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। यानी लेक्चर 1 में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी थी और उनको अच्छे से एनालाइज भी किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो सिंपली हमने रेट ऑफ रिएक्शन को सीखा था, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ मैंने किसी भी रिएक्शन के रेट को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है वो भी मैंने बताया था, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को वहीं से शुरू करेंगे जहां से उस लेक्चर को खत्म किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले पहले आप लेक्चर फर्स्ट देख लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 20 to 30 मिनट का ही लेक्चर होगा, ठीक है। देखिए जितने भी चैप्टर इसमें 12th के मैं कराऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज लेक्चर को शॉर्ट रखूंगा, एक एक टॉपिक का पर्टिकुलर लेक्चर होगा। यानी कोई लेक्चर ऐसा नहीं होगा कि 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर हैं। हर लेक्चर टू द टॉपिक होगा, एक एक टॉपिक करके आप सीखिए उसको, तो ये ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो जहाँ से उसको मैंने फिनिश किया था फर्स्ट लेक्चर को, उसको यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे के लेक्चर को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक जो मैं पहले पढ़ा चुका था उसको फिर से हम लोग रिटेन करते हैं कि किस तरह से मैंने चीज़ों को बताया था। देखिए, तो मैंने उस लेक्चर में आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, तो इस लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन है A+B और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है C और D, आपको बताया गया था कि ये जो A और B है, यानी जो लेफ्ट साइड पर ये चीज़ें दी गई हैं, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो राइट साइड पर चीज़ें दी जाती हैं उनको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। उनको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी फर्स्ट लेक्चर में कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यानी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर, क्योंकि रिएक्टेंट ही फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब अगर डिसअपियरेंस रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखें तो जितने टाइम तक आप रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखेंगे वहां प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके रेट को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे वो तरीके मैंने आपको बताए थे। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि सपोज दैट इसका हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसके रेट एक्सप्रेशन को किस तरह से आप लिखेंगे? देखिए, तो इसके रेट एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, और ये निगेटिव साइन क्यों लिखा जाएगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये -d/dt ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर से निगेटिव साइन आएगा, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ही लिया जाएगा। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में इसका अमाउंट वो ग्राम में दे रहा है तो आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इस न्यूमेरिकल को, इसके न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन बी। अब प्रोडक्ट की बारी आएगी तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लगाएंगे, d/dt, और यहाँ पे कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी, फिर एक और प्रोडक्ट का पार्ट है उसको भी लिखेंगे, प्लस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ डी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि जब कोई भी रिएक्शन आप केमिकल काइनेटिक में कराते हैं तो पहली बात आप ये चीज क्लियर रखना कि ये सारी रिएक्शन जो हैं, ठीक है, ये क्लोज्ड वेसल के अंदर हो रही हैं, ऐसे ओपनली रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात और ध्यान रखना कि ये सब की सब जितनी रिएक्शन हो रही हैं नॉर्मली, ये सब आइसोकोरिक प्रोसेस पर हो रही हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इनका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखा गया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है।
आप बोलोगे कि क्या वॉल्यूम को कांस्टेंट ना रखें, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो। जिस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो उसके लिए फिर फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे वो भी हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन का टर्म यूज कर रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन का टर्म का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज द कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन होता है। ए का मोल जितना है वी से डिवाइड होगा। और अगर इस पूरी रिएक्शंस में हम इन टर्म्स ऑफ मोल लिखें, यानी यही इक्वेशन अगर हम लिखें इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो इसको इन टर्म्स ऑफ मोल लिखने के लिए हमें इस इक्वेशन में लिखना पड़ेगा माइनस डी ओवर डी टी, माइनस डी ओवर डी टी। अब यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन का टर्म है, यानी यहाँ पे मोल्स का टर्म यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए ध्यान से। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई वी, दिस वन इज इक्वल टू अगेन माइनस डी ओवर डी टी concentration of B divided by V, because this reaction is proceed under isochoric process, that's mean V will be constant, वॉल्यूम उसका पूरे रिएक्शन वेसल का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये वेरी करता है इसके साथ में तो फिर दो अलग अलग वॉल्यूम के टर्म आते। अभी इसका एक न्यूमेरिकल बताएंगे जिसमें वॉल्यूम वेरी करेगा, तो उसमें किस तरह से करेंगे उसको थोड़ा सा समझिएगा। इज इक्वल टू यहाँ प्लस डी ओवर डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा concentration of moles of C divided by volume V is equal to plus D over dt, और यहाँ आ जाएगा concentration of moles of D divided by V। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन आपने नीचे लिखी है, ये वाला पार्ट जो है this one and this one both are the same thing, ये और ये एक ही बातें हैं। ये डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है और ये इन टर्म्स ऑफ मोल है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने, रेट एक्सप्रेशन बताने का क्या है, क्या सिंपल तरीका है कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात और मैंने लास्ट लेक्चर पर भी बताई थी, फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो ये निगेटिव साइन लगा है, इस निगेटिव साइन का मैथमेटिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका केवल मतलब ये है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें, यानी जितने भी टर्म आप लिख रहे हैं, आप इस टर्म की बात करें या आप इस टर्म की बात करें या आप इस टर्म की बात करें या फिर इस टर्म की बात करें, ये सारे के सारे टर्म रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता, रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। लास्ट लेक्चर में आपने देखा भी था कि ये निगेटिव साइन जो दिख रहा है ना, ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप दोबारा से वो फर्स्ट लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, तब इस लेक्चर पर आना, नहीं तो फिर आपको बेसिक जो टर्म्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। देखिए यहां हम जनरली रेट की बात कर रहे हैं, अगर हम पर्टिकुलर रेट की ही बात करें तो रेट का भी कोई एक टाइप नहीं होता। ठीक है, यहां पे कौन से रेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक में बेसिकली देयर आर थ्री डिफरेंट रेट्स, तीनों अलग अलग रेट्स होते हैं। कौन कौन से रेट्स हैं जरा उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए केमिकल काइनेटिक में आप सिंपली एनालाइज कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को एनालाइज कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि आपको सिंपली जितने भी रेट हैं, कम से कम ओरल जानकारी तो इसकी होनी ही चाहिए कि यहाँ पे जो रेट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा रेट है, यानी वो एवरेज रेट पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ रहे हैं या फिर इनिशियल रेट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये रेट्स की 3 वैरायटीज हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे एक रेट होता है जिसको बोलते हैं एवरेज रेट, यहां बात कर रहे हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की। एक रेट होता है एवरेज रेट, एक रेट होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट।
इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट। तो एक रेट होता है इंस्टैंटेनियस रेट, एक और रेट होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल रेट। इनिशियल रेट, चलो एक एक करके इन सारे रेट्स को समझते हैं और ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से ये किस तरह से अटैच्ड है। देखो मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि यहाँ पे केमिकल काइनेटिक का डिटेल्ड लेक्चर बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। सिंपली ये एकेडमिक को तो कवर करेगा करेगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं जेई मेंस वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल लेक्चर होगा। ठीक है, तो केवल ये बोर्ड का इंक्लूड नहीं है, बोर्ड के अलावा कॉम्पिटिटिव भी इंक्लूड है, तो उसको आप ध्यान से समझिए। तो अगर मैं बात करूं यहां पे एवरेज रेट की, कि ये एवरेज रेट होता क्या है, तो देखिए एवरेज रेट तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट होता है वो होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, सेम उसी रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए या फिर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकाल लें एक बात, और या फिर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल लें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों से ही किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एवरेज रेट की बात कर रहा हूं, मैंने बताया रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी कैलकुलेट हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी कैलकुलेट हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको एवरेज रेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, एवरेज रेट का मतलब होता है अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और यहां पे हम एक ग्राफ प्लॉट करें, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कुछ इस तरह से। तो यहां पे क्या कहानी होगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो अगर एक ग्राफ बनाए रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में, तो सिंपली हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ है, इसके कोई भी दो पॉइंट अगर हम कंसीडर करें, देखिए सपोज दैट यहां पे मैंने एक पॉइंट दिया, दैट इज दिस वन एंड दैट इज दिस वन, यहां पे मैंने दो पॉइंट दिए। ठीक है, यहां पर भी रेट होगा कुछ इस सिचुएशन पर, सपोज दैट यहां पे रिएक्शन का रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो CI है। ठीक है, और यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है, CF है। यहां पे दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हमें रिएक्टेंट के मिले हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं निकालूं यहां पे कंसंट्रेशन में चेंज, तो सिंपली चेंज होता है CF माइनस CI, ये कंसंट्रेशन का चेंज होता है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे CF और CI में से बिगर क्वांटिटी कौन सी होगी, ऑब्वियसली CI होगी, और CF इससे क्या होगी, छोटी होगी। तो अब अगर आप देखें तो CF और CI का चेंज निगेटिव आएगा। इसी वजह से मैंने बोला था कि अगर रिएक्शन का रेट इस सिचुएशन पर हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं -d/dt -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C का मतलब यहां पे हो गया कि जो भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब कंसंट्रेशन में चेंज निकालेंगे तो वहां से वो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और एक निगेटिव पहले से है। ठीक है,
तो वो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बताया। तो एक यहाँ पे जो रेट आपने कैलकुलेट किया ये एक एवरेज रेट है, क्योंकि यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था। अब अगर यही ग्राफ आप प्रोडक्ट के लिए देखें तो प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन होगी उसको भी देख लेते हैं। तो अगर सपोज दैट हमने ग्राफ प्रोडक्ट के लिए बनाया, यानी यहां पे लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहां टाइम, और यहां पे हम ग्राफ प्लॉट करें, तो अब यहां पे ग्राफ क्या होगा, यहां पे सिंपली ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर भी हम एवरेज निकाल सकते हैं, किस तरह से, जैसे उस केस में निकाला हमने। यहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन हमारा है CI प्रोडक्ट का, और यहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन है हमारा दैट इज CF। तो अब यहां पे क्लियर आपको दिख रहा है कि जो CF है वो बिगर क्वांटिटी है और CI छोटी क्वांटिटी है। तो अब अगर यहां पे इस केस में हम रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली ये साइन पॉजिटिव होगा, ये ठीक है, क्योंकि CF माइनस CI का जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। यहां पे जो रेट डिफाइन किया मैंने वो कौन सा रेट है, एवरेज रेट। यानी जब भी हम न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम लोग डील करते हैं किस रेट के साथ में, एवरेज रेट के साथ में। अच्छा, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट क्या होता है। अच्छा, एक बात और, अगर एवरेज रेट को कैलकुलेट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से तो इन ग्राफ्स पर हम सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का एवरेज रेट दिया गया है। यहाँ पे भी स्लोप ड्रॉ हो सकती है और इस पर भी स्लोप ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट, तो इस रेट को भी देख लो कि ये रेट क्या होता है, क्योंकि रेट को जब समझ रहे हैं तो पूरा ही समझ लेते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना। इसको हम बोलते हैं कौन सा, इसको हम बोलते हैं रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब इसका क्या हो गया, मतलब सिंपल इतना ही है कि जैसे अगर कोई भी ग्राफ सपोज दैट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम पर ग्राफ है, और इस ग्राफ को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से। अब देखिए सपोज दैट आपको किसी इस टाइम पर ग्राफ प्लॉट कर, इस टाइम पर यानी 2 सेकेंड 4 सेकेंड या 5 सेकेंड पर आपको सिंपली यहां पे निकालना है इस रिएक्शन का रेट कितना होगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्शन का जब रेट निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इसके अलावा एक रेट का और वैरायटी होता है जिसको बोलते हैं, इसमें भी अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ करके इसका रेट निकाला जा सकता है। ठीक, एक रेट और कौन सा होता है, सिंपली एक रेट और होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। अब देखिए इनिशियल रेट भी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हो सकता है। इनिशियल का मतलब हो गया जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब उस रिएक्शन का क्या रेट था, तो इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप सिंपल, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। ये देखिए अगर मैं यहां पे लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे लिख दूं टाइम, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा सिंपली। तो जैसे सपोज दैट इस तरह से मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई यानी इस सिचुएशन पर, तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पे दैट्स मीन t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 था तब इसका रेट क्या था, है ना। तो ये इनिशियल रेट है। इसी तरह से प्रोडक्ट के वर्सेस में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप।
कैसे? कुछ इस तरह से, यहां लिख दें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहां पे टाइम, और यहां पे अगर रेट हम डिफाइन करना चाहें तो सिंपली यहां पे भी कुछ इस तरह से, यानी रेट एट दिस पॉइंट, ये है इनिशियल। ठीक है, तो मैंने आपको 3 अलग अलग तरह के रेट बताए हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक में वी विल डील विद द एवरेज रेट, हम लोग हमेशा बात करेंगे एवरेज रेट की। ठीक है, तो अभी जो मैंने चीजें बताई ये कुछ चीजें थी जिसमें एवरेज रेट के बारे में चीजें बताई। यहाँ पे हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के तरीके सीखे कि किस तरह से किसी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, यानी ये सिंपली था इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और ये था इन टर्म्स ऑफ मोल। और अगर वॉल्यूम वेरी करेगा तो उसके लिए कुछ चेंजेस आएंगे फॉर्मूले में, उसके लिए फिर आपको अभी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से रेट, अगर स्टाइकियोमेट्री किसी रिएक्शन में पर्टिकुलर दी जाए तो वहां भी रेट कंसीडर कर सकते हैं। देखो अगर इसमें कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, जैसे सपोज दैट, तो आप इसको समझिए, अभी मैं पर्टिकुलर इसके 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल से आपको चीजों का और आइडिया लग जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने बताया था किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलती है, वो कैसे चलती है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, यानी अगर स्टाइकियोमेट्री दी जाए तब क्या होगा, यानी when स्टाइकियोमेट्रिक coefficients आर गिवन। ठीक है, अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन हो तब केमिकल रिएक्शन का रेट किस तरह से रेट एक्सप्रेशन होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर सपोज दैट एक रिएक्शन है सिंपली 2A प्लस 3B और सपोज दैट यहां पे 4C प्लस D, ये एक केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट दिए हैं इनको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे रेट को किस तरह से डिफाइन करेंगे उसको देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये ऑलरेडी इसने कॉफिशिएंट दे रखा है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया था, दैट इज 1/2 माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हो गया। देखो ये माइनस जो आप देख रहे हो ना, ये माइनस आप बाहर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आप बाहर मत लगाइए। रीजन क्या होगा, अगर आप इसको बाहर लगा दोगे तो ये निगेटिव आप हटाओगे नहीं, जबकि ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये जो पूरी वैल्यू है दिस वन, ये पूरी होल वैल्यू जो है, ये पूरी होल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ये विद निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन को अलग करके रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं है। यानी डिसअपियरेंस का सिंपली मतलब है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन इंक्लूड करके डिसअपियरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब आगे इसको लिखेंगे फिर से, तो इसका कॉफिशिएंट 1/3 है, यहां लिखेंगे निगेटिव माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, दिस वन इज इक्वल टू कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे प्लस के साइन को आप बाद में लिखें या पहले लिखें, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मैटर हियर। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, कॉफिशिएंट है नहीं तो डी ओवर डी टी और ये कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये रेट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का है। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनको लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है ये पूरी होल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरी जो होल वैल्यू है ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरी होल वैल्यू ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर हम इसका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है, कि किस तरह, चलिए ये तो हम समझ गए कि इसका रेट एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाएगा। अब अगर इसके न्यूमेरिकल को समझें तो इसके न्यूमेरिकल को किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए देखिए एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपली एक आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। पहले आप क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी चीजें मेंशन है। आप अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर द रिएक्शन 2a + b, और आगे बना हुआ है c, और आगे कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a इज 0.076। यहां मोल सेकंड इनवर्स लिखा है, दैट इज मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c एंड व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ b, राइट। और कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में आप समझिए कि आपको कुछ चीजें गिवन हैं और कुछ चीजें पूछी गई हैं। तो कौन कौन सी चीजें गिवन है, कौन कौन सी चीजें पूछी गई, ध्यान से देखो, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए जरा सा सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए, एक मिनट, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हैं, ठीक है, उनको मैं देख देता हूं, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें कुछ इश्यू हो रहा है, 1 मिनट, राइट। सॉल्यूशन दिख रहा है इधर पे, हाँ क्लियर है, ठीक। देखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले जो काइनेट इसकी रिएक्शन दी गई है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज 2a + b, और आगे प्रोडक्ट बना हुआ है c। सबसे पहले इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे रेट एक्सप्रेशन, देख लीजिए। अगर हमें इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो आपको पता है कैसे लिखना है। सिंपली इसको लिखना है 1/2 माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a, ये लिखा, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ कॉफिशिएंट है नहीं, तो d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ c। ये सिंपल हमारा रेट इक्वेशन लिख गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा। तो देखिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, हमें दे रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। एक बात समझ लीजिए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये पूरी वैल्यू है, मैंने अभी अभी बताया, यानी विद नेगेटिव साइन, माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, देख लो कितनी गिवन है, लिख लेते हैं। वैल्यू है 0.076 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और ये जो यूनिट लिखी हुई है ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, और ये कभी चेंज नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू गिवन है और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ d/dt ऑफ, सबसे पहली चीज जो पूछ रहा है d/dt ऑफ c, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ b, एक वैल्यू और पूछ रहा है माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b, एक ये वैल्यू पूछ रहा है। दो चीजें, इसके अलावा एक चीज और पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, वो सिंपली पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ये तीन बातें हैं जो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, तो जो रिएक्शन है सिंपली हमें पता है, उसको लिख देते हैं, दैट इज 2a + b और आगे c, और इसकी रिएक्शन जो अभी अभी हमने लिखी थी, दैट इज 1/2 माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस
d/dt concentration of B is equal to concentration of B is equal to plus d/dt concentration of C। अब देखिए क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन में उसने पहली बात पूछी थी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रहा था और रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा था। तो केवल हमें दो चीजों से मतलब है, ठीक है सॉरी। तो यहां पे क्या है, यहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रहा है, ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें केवल इन दो डेटा से मतलब है, अभी बी का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बी फिर अभी कंजम्पशन पूछ रहा है बी का, तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो केवल इसको उठाओ और केवल इसको उठाओ, इसको अभी रोक दो, ठीक है। दोनों वैल्यू मैंने उठाई, दैट इज सिंपली 1/2 माइनस d/dt ऑफ माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई, मैंने बताया था विद निगेटिव साइन, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी 0.076 इज इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से निकल के 0.038, राइट। तो यानी यहां पे जो C का फॉर्मेशन आएगा, C का वो क्या आएगा 0.038 और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट सिंपली वही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसमें एक बात और पूछी थी, उसको भी निकाल देते हैं। इसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन में पूछा था रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, यानी बी किस रेट से कंज्यूम होगा। तो जिस रेट से ए कंज्यूम होगा सेम उसी रेट से बी भी कंज्यूम होगा। कैसे, तो अब की बार क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए इस बार इन दोनों को कैरी कर देते हैं, इन दोनों को कर दो या फिर इन दोनों को कर दो, सारे रेट इक्वल है, चलो इन दोनों को कैरी करते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन फॉर पार्ट नंबर सेकेंड, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे देखिए जरा, फॉर सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए ये वैल्यू दोनों कैरी करते हैं, यहां से क्या है माइनस d/dt ऑफ, अब यहां पे लिखेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू प्लस d/dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। ये सिंपल है, इतना करना आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ऑलरेडी हमें पता है, बस वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस d/dt, यहां हो गया कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू, यहां पे कितनी वैल्यू ऑलरेडी इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.038, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यही हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, और इसका भी यूनिट सेम हो जाएगा, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये इसके अलावा एक थर्ड पार्ट और था जिसको आपने कहा था कि रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। एक बात ध्यान रखना, अगर हम रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है दिस वन, ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वैल्यू दिख रही है ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वैल्यू दिख रही है ओवरऑल पूरी वैल्यू, एक बात ध्यान रखना, यानी विद 1/2 आई एम टॉकिंग अबाउट। ये 1/2 का ऐसा नहीं कि 2 से आप इधर उधर मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 भी, इतना किसी भी पार्ट को कहीं पर ले नहीं जाना, ये पूरी वैल्यू ही रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट करेगी। उसने कहा है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। देखिए आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को, ये देखिए तीसरी चीज पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन तो वही है, यानी
जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है वही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है विद 1/2 ये भी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे सी का फॉर्मेशन हो या इन दोनों का डिसअपियरेंस हो, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब रेट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी will be rate of overall reaction, overall reaction यानी रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन भी जो आएगी वैल्यू वो यही आएगी 0.038। ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए एक क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, उसको आप देख लो, इसको भी इसी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या तरीका है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन है इसी तरह का, इसको सिंपली इधर कर देते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी सारा पार्ट इसका हटा देते हैं। एक मिनट रुकिए, इसके थोड़े से पार्ट को यहाँ से निकाल देते हैं जितना ज़रूरी हो, ठीक है। और उसके बाद बाकी पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। इतना पार्ट ही ज़रूरत का है। ठीक है, तो बस इतना पार्ट ही ज़रूरत का है, इसको थोड़ा सा ठीक है। देखिए, एक रिएक्शन ऑलरेडी हमारे सामने रखी हुई है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो केवल इसको एक्चुअली में केवल डेटा उठाने के लिए इसको रखा है, नहीं बता तो ऐसे ही देते, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने की, ये भी किया, ये भी किया, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है, इसको करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कह रहा है इन अ कैटालिटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, यानी हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वाज मेजर दिस वन। देखिए यहाँ पे इसका यूनिट सही लिखा हुआ है, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, देखो इसको करके दिखाते हैं आपको, बहुत आसान है और बहुत आराम से आप कर पाओगे। सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं, गिवन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए गिवन रिएक्शन क्या है, गिवन रिएक्शन सिंपल दी गई है, दैट इज N2 प्लस 3H2 एंड 2NH3, ये गिवन रिएक्शन है, ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपने पढ़ा होगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो होती है, इसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। तो N2 प्लस 3H2 2NH3 बना हुआ है। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा है कि इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। वो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे देखिए, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर से वही करना है। तो माइनस डी ओवर डी टी
ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, दिस वन इज इक्वल टू, यहां स्टाइकियोमेट्री दी गई है 1/3 बाहर रखेंगे माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 रख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे इज इक्वल टू, यहां भी स्टाइकियोमेट्री है प्लस 1/2 और यहां आ जाएगा डी ओवर डी टी कंसंट्रेशन ऑफ NH3। ये कुछ इस तरह का दिया गया इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन में साफ दे रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इसका अपीयरेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन, इसका मतलब इसने अमोनिया का फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन कर रखा है, यानी ये वैल्यू जो है अमोनिया का फॉर्मेशन वो हमें गिवन करा रहा है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी बात कर रहा है कि इसके डिसअपीयरेंस का रेट क्या होगा, यानी दो चीजें पूछ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ तीन चीजें निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज हम निकालेंगे यहाँ पे रेट ऑफ, जो पूछ रहा है वो डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, एक ये बात निकालेंगे इसको, एक चीज निकालेंगे रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, साथ में निकालेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो रख लेंगे, एक एक बात बहुत क्लियर है, बहुत आराम से समझ लो। गिवन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, अपीयरेंस बोलो या फॉर्मेशन बोलो एक ही बात होती है, तो दैट्स मीन रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो ये कौन सी वैल्यू गिवन है, लिख लो डी ओवर डी टी ऑफ NH3, ये वैल्यू हमें गिवन है। इसकी वैल्यू कितना दे रहा है देखिए ऊपर से, इसकी वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है और निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो दो वैल्यू इंक्लूड है उनको उठा लो, उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहां पे जो दो वैल्यू थी उनको लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस और अमोनिया का फॉर्मेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस, अमोनिया का फॉर्मेशन, यानी 1/3 माइनस डी ओवर डी टी ऑफ H2 ये वैल्यू, और अमोनिया का फॉर्मेशन प्लस 1/2 डी ओवर डी टी ऑफ NH3। यही क्वेश्चन, यही वैल्यू थी क्या, एक बार चेक कर दो। डी 1/3 1/2 राइट, 1/3 1/2, ठीक है। अब ये वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे वैल्यू पुट कर, यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू पुट करनी है, रख दो वैल्यू, कितना आ जाएगा 1/3 माइनस डी ओवर डी टी ऑफ, और यहाँ पे लिख लेंगे H2, आगे प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे NH3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, क्या वैल्यू है इसको एक बार देख लेते हैं, 2.5 10⁻⁻⁴, वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस डी ओवर डी टी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, तो दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 एंड 10⁻⁻⁴, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दो, इधर से 1.5 निकल के आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कितना 3.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, एंड यूनिट विल बी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी, ठीक है। यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो इतना निकल के आ जाएगा। और पूछा क्या था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। एक बात और देखिए, अभी मैंने कहा था इस पर रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन भी निकालेंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब क्या है
ये पूरी वैल्यू ओवरऑल ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, ये पूरी वैल्यू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये भी पूरी वैल्यू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपली हो गया कि जो वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी विद दिस साइन, इसका मतलब केवल इस तरफ की वैल्यू को ही सॉल्व करिए, इसको वैसा ही रखा रहने दीजिए जैसा रखा हुआ है, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यानी मेरे कहने का सिंपली मतलब है कि जो ये वैल्यू है दैट इज दिस वन, 1/3 माइनस डी ओवर डी टी ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज इक्वल टू प्लस 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर दें तो कितना निकलेगा, ये 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, और ये यूनिट यही आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। कहने का मतलब सिंपली इतना है कि ये जो 3 आप उधर मल्टीप्लाई करा रहे थे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए या डी अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए, तो वो क्या है कि वो आपको 3 कहीं नहीं ले जाना है, उसको यहीं रखना है, और ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी यानी पर्टिकुलर पार्ट बिना इधर उधर उसके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराए जो भी पर्टिकुलर पार्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरा एक्सप्रेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसमें क्या है कि कुछ हमें फैक्टर अफेक्टिंग सीखने हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो पर्टिकुलर हो रही है उनके लिए हमें फैक्टर अफेक्टिंग सीखने पड़ेंगे, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमें वो सारे फैक्टर्स सीखने हैं जिनसे किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज किया जा सकता है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करने पर पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट भी फ्लक्चुएट कर जाएगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बेसिकली फैक्टर्स तो कई हैं, लेकिन अगर मेजर फैक्टर्स की बात करें तो ये देखिए, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो ये जो चीजें मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल वगैरह इंक्लूड किए तो उसको आप करिएगा अच्छे से, उसके और भी न्यूमेरिकल्स आप जो भी बुक्स हों आपके पास उनसे आप करिएगा। अब इसका जो आगे वाला पार्ट है यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अब जो आगे वाला लेक्चर इसका होगा उसमें मैं केवल फैक्टर्स के बारे में चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा, यानी टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी रिएक्शन पर, क्या कैटालिस्ट का भी कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या, अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो आने वाला लेक्चर है यानी लेक्चर 3 में मैं वो सारे फैक्टर कवर करूंगा जिन पे आप एक एक करके टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए। अगर हम टेम्परेचर की ही बात करें पर्टिकुलर, तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कितना इंक्रीज होगा, तो उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, कुछ मॉलिक्युलरिटी भी होती है रिएक्शंस की, है ना। यानी कहने का मतलब है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रूल होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होते हैं वो थोड़ा सा रूल डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली जितना मैंने प्रीवियसली अभी आपको लेक्चर में पढ़ाया उसको आप अच्छे से करिएगा। अब जो लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है, आप देखिए सिक्वेंशियल चीजें पढ़ते रहिए, पहला लेक्चर पढ़ा फिर दूसरा, अब 3rd नंबर का जो लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊंगा एक्सप्लेन करके। देखो लेक्चर थोड़े से लेंथी हो जाते हैं क्योंकि चीजें अगर थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाना है तो थोड़ा सा लेक्चर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होंगी, और इनके लिए प्रॉपर आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, केवल लेक्चर देखना काफी नहीं है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते रहिए कंटिन्यू। मैं एक एक करके सारे चैप्टर कराऊंगा आपको, हर एक टॉपिक आपको कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज पूरी स्टार्ट हो चुकी है, ये
3-4 महीने के ड्यूरेशन में सारा का सारा कोर्स इसका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।